अरे सर, मॉक टेस्ट इतना इम्पोर्टेंट है। और एक स्टूडेंट अगर बिगनर है और अभी तैयारी कर रहा है तो मॉक टेस्ट की वैल्यू वो कैसे पहचाने। मुझे थोड़ा सा मॉक टेस्ट का एक फियर था कि यार मॉक टेस्ट लूंगा तो कहीं कम हो गए ज्यादा हो गए तो दिमाग में ज्यादा प्रेशर आएगा। तो इसलिए मैंने पिछले 2 साल में तो मॉक टेस्ट मैंने नहीं दिए थे, ये मेरे अंदर ही ये फियर था। लेकिन इस साल मैंने मॉक टेस्ट दिए। तो मॉक टेस्ट सर बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे एक स्टूडेंट को ये पता लगता है कि आपको कितनी तैयारी की जरूरत है और कौन से सब्जेक्ट में कितना आपको और चाहिए कि हाँ आप उसको कितना टाइम और दें उसके ऊपर। तो मॉक इसमें बहुत हेल्प करता है कि आप अपना कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देंगे वो सही से मैनेज हो जाएगा सर। तो मॉक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अब की बार ही दिए तो मुझे पता लगा कि हाँ मॉक काफी हेल्पफुल है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। 1 तारीख को रिजल्ट आया है आईबीपीएस के तीनों फॉर्मेट्स के, आईबीपीएस पीओ, क्लर्क और एसओ के। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस साल अपना सपना जो है वो पूरा किया है। और ये बहुत जरूरी होता है कि आपने अगर साल भर मेहनत करी है तो उसका परिणाम भी, अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, तो आपके पक्ष में आनी चाहिए। आज हमारे साथ भारत सर जुड़े हुए हैं। और भारत सर डिफेंस के हमारे स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने कुछ टाइम, आप सभी जानते हैं कि डिफेंस में एक सेकंड इनिंग का मौका जो है वो मिलता है एक टाइम के बाद, जहाँ पे सब लोगों को एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है। टाइम ड्यूरेशन में सर ने अपना जो है वो एग्जाम क्रैक किया और आज ये बैंक में फाइनली जो है वो सिलेक्ट हो गया है। हाय भारत सर, हाउ आर यू। फाइन सर, बढ़िया है। सबसे पहले भारत सर, आप हमें ये बताइए कि आप प्रॉपर कहाँ से हैं सर, और कौन से डिफेंस में थे सर, और अभी आपका सर कौन सा एग्जाम क्रैक हुआ है सर। सर, मेरा नाम जैसे आपने बताया भारत सोनानिया है। और मेरा नेटिव प्लेस है झुंझुनू राजस्थान। झुंझुनू में एक टाउन है पिलानी, जो बिट्स पिलानी के नाम से फेमस है, जहाँ बिट्स है। मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ और अभी मैं आर्मी से 31 मार्च को ही रिटायर हुआ हूँ। करीब 19 साल मैंने सर्विस की है और 31 मार्च को ही रिटायर हुआ और 1 अप्रैल को ही सर रिजल्ट आ गया। तो मेरे लिए तो ये डबल खुशी थी। 31 अप्रैल को सर आपकी रिटायरमेंट हुई और 1 तारीख को आपको नई जॉब मिल गई। जी। मतलब आपका आईबीपीएस क्लर्क में कौन सा बैंक आपको सर अलॉट हुआ है। सर, मेरे को बैंक अलॉट हुआ है सीबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। वैसे बहुत सारे जी। बच्चों को शायद मालूम है, जिनको नहीं पता है मैं बता दूं कि जो हमारे डिफेंस के सर लोग हैं वो बेसिकली क्लरिकल लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, है ना। जी। ऐसा नहीं कि आप पीओ नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्लरिकल लेवल में जो एक डिफेंस का पे प्रोटेक्शन होता है वो सर को बराबर जो है वो मिल जाता है। तो सबसे पहले भारत सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी सफलता के लिए। जी, थैंक यू सर। सर, आपने 19 साल जो है वो डिफेंस में जो है वो अपनी सेवा दी है सर। जी। कितनी टफ सिचुएशन होती है सर, भारत सर, दोबारा जब आप सेकेंड इनिंग में आते हैं, दोबारा आपको किताब खोलना है सर, आपकी स्वयं की फैमिली है सर, आपके माता पिता हैं, आपको सभी को देखना है सर, उसके बाद आपको अपनी स्टडी भी करनी है सर। कितना टफ ये होता है सर इनिशियल लेवल पे। सर, इनिशियल लेवल पे तो थोड़ा टफ तो होता है जी। कि जब आप इतने सालों बाद दोबारा पढ़ाई शुरू करते हैं तो 15 मिनट पढ़ेंगे, आधा घंटा पढ़ेंगे तो उसके बाद ऐसा लगेगा कि ये वापस क्या कर रहे हैं। कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल ही वॉश आउट, मतलब ऊपर से ही जा रही हैं, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ऐसा कि अगर एक बार मतलब ये सोच लिया कि करना है और पढ़ना ही है, कि इसके सिवा मतलब जब ये है कि रिटायरमेंट मुझे लेना है या हमारा रिटायरमेंट के बाद में हमें क्या करना है, तो अगर दिमाग में ये चीजें बार बार स्ट्राइक करेंगे तो आप एक बार रूटीन बन जाएगा। तो वो जो आधा घंटा है जिसमें आपको कंसंट्रेट नहीं हो पाता था कि यार क्या करूँ, आधा घंटा पढ़ के किताब बंद कर दी, इधर उधर घूम लिए, मोबाइल देख लिया, टीवी देख लिया, तो धीरे धीरे बढ़ के 4-5 घंटे तक आराम से हो जाता है। लेकिन उसके लिए कि आपको रेगुलरिटी बनाई रखनी पड़ेगी। रोज पढ़ना पड़ेगा, चाहे आपका फोकस हो या ना हो। बिल्कुल उसके सामने बैठ के कि आज ये क्लास पूरी करनी है तो करनी ही करनी है। आज ये वाला स्टडी करना है, ये पॉइंट समझना तो करने का। धीरे 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 रेगुलरिटी बनते बनते खुद को भी मजा आने लगेगा, चीजें समझने आने लगेंगी। उसके बाद थोड़ा सा मतलब मोटिवेट भी होंगे, हाँ भैया मैं पकड़ रहा हूँ, चीजों को कैच कर रहा हूँ, मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर सकता हूँ। तो उसमें थोड़ा सा ऐसा टफ तो इनिशियल लेवल पे ही टफ है एक, लेकिन 1-1.5 महीना बीत जाने के बाद में और चीजें जब समझ में आने लगती हैं, जैसे आप जैसे टीचर हैं जिनकी चीजें समझने में थोड़ी सी आसानी होती है, तो इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन फिर धीरे धीरे ठीक हो जाता है। तो जी। जैसे आपने कहा कि आप तैयारी कर रहे थे, मतलब आप ये जब आप जॉब पे थे तब भी आप तैयारी कर रहे थे सर। जी। तो कितना चैलेंज सर, जैसे हम जानते हैं कि जैसे अभी हमने लास्ट में हमारे एक डिफेंस के सर थे, अविनाश सर।
उन्होंने अपना रूटीन हमें बताया था सर कि वो सुबह 7 या 8 बजे निकल जाते थे, शाम को 6 बजे घर आ रहे हैं। उसके बाद 1-2 घंटे आराम करके वो 9 बजे स्टडी स्टार्ट करते थे। फिर वो 12-1 बजे तक पढ़ते थे सर, और वापस उन्हें 6 बजे उठ के ड्यूटी जाना होता था। इतना ये चैलेंजिंग होता है सर, और आपने अपना रूटीन कैसे सेट किया हुआ था सर, और कैसे इतना मतलब, जैसे कहते हैं सर, हार्ड वर्क की पराकाष्ठा, ये सर आपने कैसे मतलब इतना मेहनत से इसको बैलेंस किया? नहीं सर, इसका तो ऐसा कुछ नहीं है कि लकीली मैं अभी मेरी लास्ट पोस्टिंग थी आर्मी हेडक्वार्टर दिल्ली में। वहाँ ऐसा है कि मोबाइल फोन वगैरह ऑफिस में ले नहीं जा सकते हैं। वरना कोशिश तो ये है कि जैसे ऑफिस में टाइम मिल गया, कभी कभार अगर ले भी गए तो भी अगर ऑफिस में टाइम मिल गया तब पढ़ लिए। लेकिन इससे ज्यादा ये है कि ऑफिस टाइमिंग ही मतलब 5 साढ़े 5 बजे तक तो ऑफिस ही है, घर आते आते 7 बज जाते हैं। उसके बाद में ही पढ़ाई होती थी सर। शुरुआत में जब मैंने शुरू किया था तब रात को 11 साढ़े 11 12 भी बज जाते थे, क्योंकि एक एम था कि आज की जैसे 3 क्लासेज हैं, रीजनिंग की हो गई, मैथ्स की हो गई और इंग्लिश की हो गई, तो तीनों क्लासेज पूरी करनी करनी है। कभी मैराथन आ गया, कभी कुछ, तो यही होता था कि सर उस दिन की जो क्लास है वो आगे के लिए न जाए कि अगले दिन उसको कवर करना पड़े। तो उसमें चाहे रात को कितना भी बज जाए, 11 साढ़े 11 12, कभी कभी तो 12 भी बजे हैं सर। उसके बाद दूसरे दिन सुबह उठ के वही फिर ऑफिस का रूटीन, मतलब तैयार हो, फिर बच्चों का भी काम है, बच्चों को स्कूल के लिए छोड़ के आओ, उसके बाद ऑफिस जाओ। तो ये तो है सर, थोड़ा चैलेंजिंग तो है, लेकिन करना था तो लगे रहे और हो गया सर। हाँ, मतलब अगर हमें अपना लक्ष्य क्लियर है कि क्या करना है, तो फिर चाहे जी। कितना भी मुश्किल हो, थोड़ा सा टाइम तो हम निकाल ही लेते हैं। जी। भारत सर, जब आपने पहली बार जैसे 19 साल के बाद आपने वापस से जब आपने सिलेबस देखा होगा सर, है ना, तो मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, जीए हो गया सर, इतना चैलेंजिंग लगा सर इनिशियल लेवल पे सब्जेक्ट्स को देख के? कितने कौन कौन से सब्जेक्ट सर आपके प्रॉपर वीक थे सर? कैसे आपने उसमें काम करना स्टार्ट किया सर, और कैसे आपने उसमें स्पीड पाई? पहले तो मैंने ये सिलेबस है ये नेट पे गूगल करके देखा कि अगर मुझे बैंक में अगर एग्जाम देना है या बैंक में जाना तो उसके लिए सिलेबस क्या है, प्री का क्या है, मेंस का क्या है। तो उसमें जैसे पहले 3 मेन सब्जेक्ट इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया और मैथ्स हो गया। उसमें फिर मुझे जैसे ही मैंने इंग्लिश देखा तो थोड़ा सा इंग्लिश साइड मेरी ठीक है, स्कूल के दिनों से ही। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मैंने 12th बोर्ड का एग्जाम दिया था तब आउट ऑफ 100 मेरे 94 थे इंग्लिश में। अरे तो वाह! ग्रामर में मुझे हमेशा से कोई दिक्कत नहीं, ऊपर से सर कि आर्मी में मैं एनरोल हुआ था एज ए क्लर्क। उसके बाद करीब 7 साल के बाद भी मैंने एग्जाम दे के और उसके बाद मैं पीए पर्सनल असिस्टेंट में रिमस्ट हुआ। तो हमेशा से मैं इंग्लिश के टच में रहा। तो उसमें मुझे पता था कि इंग्लिश को मैं अगर थोड़ा सा गो थ्रू हो जाऊं और मतलब कम टाइम दूंगा तब भी मैं इसको कवर कर लूंगा। ज्यादा मुझे थोड़ी सी डिफिकल्टी हुई रीजनिंग में, क्योंकि रीजनिंग तो बिल्कुल ही नया सब्जेक्ट था, कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं था, कभी कुछ किया भी नहीं, पता भी नहीं था। और मैथ्स की भी इतनी ज्यादा नहीं थी, तो मेरा पूरा फोकस पहले से ये था कि रीजनिंग एक बार समझ में आ जाए, कवर हो जाए, क्या क्या टॉपिक्स है उनको कैसे क्या करते हैं, कैसी अप्रोच रहनी चाहिए सॉल्यूशन की, और उस रीजनिंग में भी क्या क्या पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, जो प्री के हिसाब से मेंस के हिसाब से। तो वो था सर उसी के। बाकी इंग्लिश का मुझे इतना नहीं था कि सर वो तो एक बार उसको रिवाइज करने जैसा ही था, क्योंकि ग्रामर वगैरह शुरू से थोड़ी ठीक थी। हाँ ये है कि एग्जाम लेवल की नहीं थी इतने दिनों के बाद में जब देख रहे थे, लेकिन ठीक था कि हाँ कम टाइम, रोज अगर आधा घंटे भी देंगे तब भी कवर हो जाएगा एग्जाम के टाइम तक। जैसे 3 4 महीने एग्जाम में है तो उसमें हो जाएगा। लेकिन रीजनिंग थोड़ी सी टफ लगी सर शुरू में। लेकिन आपके वीडियो देखे, आपका अप्रोच देखा, उसको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा। उसके बाद में तो पूरी तरह बिल्कुल बढ़िया। अब तो ऐसा है कि मतलब रीजनिंग से कोई डर ही नहीं है कि हाँ कैसा भी रीजनिंग में हर मतलब पिछले 3 साल से मैं एग्जाम दे रहा हूँ और उसमें सबसे ज्यादा मार्क्स मेरे रीजनिंग में ही आ रहे हैं। तो वही सबसे टफ थी, लेकिन उसी पे लगे रहे सर, वही हो गया। नहीं नहीं, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। एक चीज मैं जरूर पूछूंगा सर, कि जैसे आपने कहा कि रीजनिंग आपको इनिशियल लेवल से थोड़ा सा लगता था कि नहीं यार, इस पे मुझे काम करना चाहिए, तो सर आपकी वो एक बिल्कुल स्क्रैच से अप्रोच क्या थी रीजनिंग की सर? और जो बच्चे अभी बिगनर हैं, जो रीजनिंग में जिन्हें प्रॉब्लम होती है, जिन्हें अभी डिफिकल्ट होती है जो है वो समझने में, उनको आप क्या गाइड करेंगे सर? नहीं सर, गाइड तो ये जैसे रीजनिंग में कुछ चीजें ऐसी मैंने पहली बार देखी। जैसे ये सिलोग है, इनइक्वलिटी है, ये कभी मतलब सुना ही नहीं था, कभी ना मैंने देखे भी नहीं, कुछ भी नहीं था। लेकिन ये है कि एक बार प्रॉपर आपको पता है कि ये आपके लिए टफ है, आपने कभी नहीं देखा, तो हाँ आपको थोड़ा टाइम तो लगाना पड़ेगा उस पे समझने के लिए। रोज का एक पॉइंट, हाँ एक साथ आप सोचो कि मैं दिन में इतना सारा पढ़ लूँ, सब कुछ कवर कर लूँ, नहीं। ये धीरे धीरे, जैसे आपका क्लास है, आपने श्लोक पे कोई क्लास लिया है, वो एक बार उसको रिपीटेड वीडियो वाईटी पे मिल जाते हैं।
तो उसको एक बार देख लिया, फिर समझ में आया, उसको दोबारा देखो, फिर खुद करके देखो, फिर ऐसे धीरे धीरे सर करते गए तभी होगा वो। कि जब तक क्लियर ना हो तब तक आगे मत बढ़ो। जैसे श्लोक क्लियर नहीं है, उसमें कुछ क्लियर नहीं है, तो उससे आगे ये नहीं कि मैं कूद के इनइक्वालिटी पे पहुंच जाऊं या फिर मैं पजल्स पे चला जाऊं। नहीं, जब तक वो क्लियर नहीं होगा, चाहे उसमें 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, 5 दिन लगे, तो तब तक उसी को मतलब मेरा यही अप्रोच था कि एक एक पॉइंट क्लियर होता जाएगा तभी मैं पकड़ पाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए बिल्कुल ही नया था सब कुछ। और वही अप्रोच मैंने रखी कि धीरे 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 उसको, और फिर अभी तो सब कुछ मतलब ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल पे आ गए। नहीं सर, वाकई में अगर आपने जैसे कहा ना कि जीरो लेवल से आपने अगर रीजनिंग स्टार्ट करी है और आज ये मुकाम है कि आप एक्सपर्ट लेवल पे हैं सर, तो ये आपका हार्ड वर्क है सर, आपकी मेहनत है जो कि को यहाँ तक पहुंचाई है सर। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है भारत सर, जो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम करता है, चाहे वो बिगनर लेवल में स्टूडेंट्स हैं या हमारे डिफेंस के सर लोग हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं मैथ्स में जो कि हम जानते हैं, प्री और मींस का अलग अलग पार्ट होता है। प्री जहाँ स्पीड ओरिएंटेड होता है, मींस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बेस्ड होता है। तो आपने मैथ की प्री और मींस की तैयारी बेसिक से कैसे करी सर? और वो बच्चे जो मैथ्स में प्रॉब्लम जिन्हें होती है, उन्हें आप क्या मैसेज देंगे? सर मैथ्स में मुझे शुरुआत में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी। प्रॉब्लम इसलिए हुई थी कि 12th तक तो ऐसे मैंने पीसीएम से ही मैंने 12th किया था, लेकिन वो किया था 98 में, और मैं हूँ हिंदी मीडियम से। तो मैथ्स में जैसे होते हैं क्रय विक्रय और ये लाभ हानि, तो मुझे तो वो याद थे और उन्हीं का थोड़ा बहुत था। अब जैसे ही मैंने इसकी तैयारी की तो इसमें तो मतलब इंग्लिश में तैयारी करनी थी, इंग्लिश में ये सब कुछ प्रॉफिट लॉस ट्रेंड्स स्ट्रीम बोट ये सब कुछ नया था। तो मेरे को कम से कम 10 से 12 दिन तो इनको पकड़ने में, याद करने में लग गए कि हाँ ये है इसके अंदर। लेकिन मैथ्स का तो सर ये है कि अ, जो बूस्टर इसकी जो कैलकुलेशन है, जैसे टेबल्स हैं और आपकी स्पीड, कि आप कितना जल्दी ये इसको एडिशन हो गया या मान लो डिवीजन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये स्पीड जितनी आपकी मतलब फास्ट कर सकते हैं तो उतना ही आपका टाइम से होगा, चाहे क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो। लेकिन अगर आपके पास स्पीड है, आप कम से कम कॉपी पेन का काम मतलब उसको काम में लेते हैं, उसको रफ निकालने के लिए जितना आप माइंड में कर सकते हैं तो उतनी आपका टाइम बचेगा और उसको आप ज्यादा से ज्यादा टाइम देके सही सॉल्यूशन ले सकते हो। ये है सर। राइट, राइट, राइट। और सर, मॉक टेस्ट कितना इम्पोर्टेंट है? और एक स्टूडेंट अगर बिगनर है और अभी तैयारी कर रहा है, तो मॉक टेस्ट की वैल्यू वो कैसे पहचाने? सर मॉक टेस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बी फ्रैंक सर, मैं पहले मैंने इसी साल मैंने मॉक टेस्ट दिए थे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मॉक टेस्ट का एक ये फियर था कि यार मॉक टेस्ट लूंगा तो कहीं कम हो गए ज्यादा हो गए तो दिमाग में ज्यादा प्रेशर आएगा कि मेरी तो ये कमजोरी है। अब क्योंकि मुझे तो पता था कि तैयारी है वो सही अप्रोच में चल रही है, इतने से ठीक है भाई। एक्स सर्विसमैन का भी ये भी पता है कि कट ऑफ कितनी जाती है, तो इतनी सी तैयारी है कि हाँ हो जाएगा वहां तक। टारगेट तो वो है कि कट ऑफ में आ जाए हम। तो इसलिए मैंने पिछले 2 साल में तो मॉक टेस्ट मैंने नहीं दिए थे, ये मेरे अंदर ही ये फियर था। लेकिन इस साल मैंने मॉक टेस्ट दिए। तो मॉक टेस्ट सर बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे एक स्टूडेंट को ये पता लगता है कि आपको कितनी तैयारी की जरूरत है और कौन से सब्जेक्ट में कितना आपको और चाहिए, कि हाँ आप उसको कितना टाइम और दें उसके ऊपर। हाँ आपके कुछ चीजें हैं कि आप अगर 5-6 मॉक दे दिए, 10-15 मॉक दे दिए, आपको पता लगेगा कि हाँ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है वो तो मेरा हो रहा है हर बार, और उसमें एक जो टारगेट बनाया हो वहां तक हर बार मार्क्स आ रहे हैं मेरे। तो आप उसमें मतलब आप अपना ये है कि थोड़ा टाइम आप उसको सेव कर सकते हो कि उसमें थोड़ा कम टाइम दें। जहां आपको लगे कि हाँ यहाँ ये जगह है और मैं बार बार यही है कि इसमें मैं क्रॉस नहीं कर पा रहा हूँ जो मैंने एक टारगेट बनाया है, चाहे वो रीजनिंग हो मैथ्स हो इंग्लिश हो, कि उससे मैं नहीं जा पा रहा हूँ, तो ये चीजें मॉक से ही पता लगती है सर। मॉक से फिर आप अपना जो टाइम मैनेजमेंट है, तो मॉक इसमें बहुत हेल्प करता है कि आप अपना कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देंगे, वो सही से मैनेज हो जाएगा सर। तो मॉक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने अब की बार ही दिए तो मुझे पता लगा कि हाँ मॉक काफी हेल्पफुल है। बिल्कुल, मॉक सर एक सेकंड टीचर कहलाते हैं, है ना? जी जी कि सर। अगर मान लीजिए मैंने आपको रीजनिंग पढ़ा दी, तो आपको मॉक टेस्ट क्लियर बता देगा कि आपने रीजनिंग में कितने मार्क्स किए हैं, हाँ कितनी आपसे गलती हुई है और कितना स्पीड में आपने किया है। हाँ, तो ये मतलब मॉक टेस्ट ये बता देगा कि कितने पानी में है। तो हमेशा हम सर ये एज अ टीचर हमेशा ये कहते हैं कि आप मॉक टेस्ट को जितना जल्दी स्टार्ट कर सकें, आपके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि आप जितनी मिस्टेक्स को अपनी देखते जाएंगे, उतना आपको जो है वो उस पर काम करने का मौका मिलेगा। अब की बार मैंने प्री से ही मॉक टेस्ट की तैयारी थी, कि टारगेट बना लिया था कि रोज का एक मॉक टेस्ट तो मुझे देना ही देना है।
तो जैसे मॉक टेस्ट का सर एक दूसरा फायदा है कि पहले मैं इसलिए नहीं देता था कि मुझे डर लगता था कि हाँ इसमें कुछ मतलब कट ऑफ तक नहीं आई है तो थोड़ा सा मतलब डिप्रेस ना हो जाए यार, और कितनी तैयारी करनी है, इतना तो मैं 5 घंटे पढ़ रहा हूँ और कितना पढ़ूंगा। लेकिन जब उसका दूसरा पॉजिटिव पहलू ये है कि जब आप देखोगे मॉक टेस्ट दिया और आप कट ऑफ से ऊपर चले गए, तो एक पॉजिटिव एनर्जी आती है अंदर से कि हाँ ये हो रहा है मेरे से और मैं थोड़ा सा इसमें और करूंगा तो और ज्यादा आएगा फिर। तो उसका भी फायदा है सर। तो मॉक टेस्ट तो है, आपने जैसा बोला सेकंड टीचर तो है, सेकंड टीचर के वो आपको आपकी कमियां भी बताएंगे, आपकी अच्छाइयां भी बताएंगे। बिल्कुल सर। जी और इसलिए हमेशा इसको लगातार देना चाहिए, इसके फायदे काफी ज्यादा होते हैं। भरत सर, प्री और मेंस दोनों अलग अलग होते हैं सर। जी प्री जहाँ बिल्कुल पे अच्छा। स्पीड ओरिएंटेड होता है सर, वहीं मेंस आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बेस्ड होता है। जी लेकिन बिगनर, चाहे वो स्टूडेंट्स एक नॉर्मल स्टूडेंट्स हो या हमारे डिफेंस के सर लोग हैं सर, हम लोग इनिशियल लेवल पे सर प्री और मेंस का डिफरेंस नहीं समझ पाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि जिस तरह से हमने प्रीलिम्स पास किया है, हम उसी अप्रोच से मेंस में जाएंगे। और नतीजा क्या होता है सर कि 70 to 80% बच्चे मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाते सर। आपकी अप्रोच मेंस की क्या थी भारत सर, स्पेशली जो मैथ और रीजनिंग के हाई लेवल सवाल थे, और वो बच्चे जो मेंस में परेशान होते हैं उनको आप क्या मैसेज देंगे सर? नहीं सर, मेरी मतलब पहले तो कुछ अप्रोच ऐसा खास नहीं थी, कि ठीक है क्वेश्चन आ गए कर लिए। लेकिन आप अपनी क्लास में एक चीज बार बार बोलते हैं कि जो मेंस है वो उसके अंदर टाइम बहुत मिलेगा आपको सिर्फ करने के लिए। आप ये मतलब उनके पीछे प्री की तरह ऐसा नहीं है कि मेरे अटेम्प्ट कितने हो गए, मतलब स्पीड वो उसके कि मुझे 75 करने हैं, 80 का हो गए, 85 हो गए, वैसे नहीं। इसमें तो वही है कि टाइम है, आप अपने हिसाब से एक टारगेट बना ले कि मुझे हाँ इतने से अटेम्प्ट हो जाए और वो एक्यूरेट हो जाए। टाइम की तरफ कम ना जाके उसको एक्यूरेसी की तरफ जाना, उसको करना। ये चीजें आपने कई बार अपनी क्लास में बताई है, मेंस की क्लास में। तो अब की बार मैंने वही फॉलो किया कि हाँ मुझे एक तो घबराना नहीं, टाइम काफी मिलेगा, बहुत टाइम है। जो क्वेश्चन देख लिया एक बार क्वेश्चन को पढ़ना, हाँ पढ़ने में तो आपको 15-20 सेकंड लगेंगे, उससे ही आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ऐसा भी लग रहा है 50-50 में तो भी हम उसको स्किप करके अगले क्वेश्चन पे जा सकते हैं। इसमें बस मेरी अप्रोच ये थी कि क्वेश्चनों के पीछे नहीं भागना है। जो पर्सन है कि मुझे इतने ज्यादा अटेम्प्ट करने हैं या मैं कम रह जाऊंगा या हाँ जो आ रहा है पहले मैं उसको एक बार पढ़ के क्लियरिटी हो गई कि हाँ ये मैं कर लूंगा, चाहे उसमें फिर 2 मिनट लगे, चाहे उसमें 3 लगे, चाहे 1.5 मिनट, मुझे वो पूरा करना है ताकि कम से कम ये है कि हाँ मेरा ये अटेम्प्ट है और ये मेरा सही। तो मैं इसी अप्रोच के साथ सर हर एक सब्जेक्ट में गया, इंग्लिश में भी, रीजनिंग में भी, मैथ्स में भी, कि हाँ जो आ रहा है वो आ रहा है, जितने आ रहे हैं उतने जितने करने हैं मुझे करने हैं। बस अब की बार मैं ना ही ये मैंने सोचा कि मुझे ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करने हैं वो गलत सही या जो भी है, या फिर मैं ऐसा फियर में भी नहीं आया कि यार ये तो मैंने 15 सेकंड लगा दी पढ़ा और इसके बाद ये आ भी नहीं रहा है। मुझे पता आगे क्वेश्चन आएंगे जो मैंने तैयारी की है और मेरे हिसाब से क्वेश्चन आएंगे तो मैं उनको कर लूंगा आराम से। उसके बाद टाइम बचेगा तब वो 50-50 वाले हैं या जो नहीं आ रहे उसके ऊपर भी हम दे सकते हैं ध्यान कि हाँ ये है। लेकिन उतना टाइम बचता नहीं है, जितने आप कर लिए वो ठीक है सर। नहीं सर, आपकी अप्रोच बिल्कुल परफेक्ट है सर, और ऐसे ही मेंस को करना चाहिए, क्योंकि मेंस में आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं, और ये जी शाश्वत बिल्कुल। नियम है। बस आप ये देख लीजिए कि कट ऑफ अगर 2, 4, 5, 10 नंबर जाती है हर साल, तो आपकी मैक्सिमम हाँ जो टारगेट है वो 20, 25 नंबर अगर आप कर लेते हैं तो वो अच्छे मार्क्स काउंट होते हैं। तो जी ये जी आपकी अप्रोच एकदम परफेक्ट थी सर। आ, मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, ये एक ऐसा वर्ड है भारत सर जो हर किसी स्टूडेंट्स के साथ आता है। और हमेशा उनका एक, अच्छा मैं अगर बीइंग अ टीचर पूछूं कि क्यों मन नहीं कर रहा है, तो कभी कभी तो कुछ जेन्युइन आंसर आते हैं सर, कुछ आते हैं कि सर बस मन नहीं कर रहा है सर, पता नहीं क्या चल रहा है लेकिन मन नहीं कर रहा है। मुझे बताइए कि ऐसा क्या करूं कि मैं वापस पढ़ना स्टार्ट कर दूं। तो सर, आपके अकॉर्डिंग भारत सर, ऐसा क्यों होता है? और जो बच्चे ऐसी समस्याओं में घिरे हैं सर, उनको आपका क्या संदेश होगा सर? नहीं सर, देखिए ऐसा मेरे साथ तो मुझे नहीं लग रहा कि, हाँ शुरुआत में जब मैंने शुरू किया था तब मुझे लगा था कि यार छोड़ यार क्या हो रहा है ये कल देखेंगे, अभी तो इतने ये पढ़ने में इतना मतलब फोकस्ड भी नहीं है, पता भी नहीं है क्या कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। तो वही था। लेकिन एक बार जब अ, ये सर मेरे हिसाब से तभी होता है जब इंटरेस्ट ना आए पढ़ने में। पढ़ने में भी एक इंटरेस्ट आता है आपको, एक मतलब आपका एक टारगेट होता है, आपकी एक पॉजिटिव एनर्जी होती है जो आपको बोलती है कि यार आज ये पढ़ ले, आज ये पूरा करना है वो है। लेकिन अगर फोकस्ड नहीं है और मतलब दिमाग में कुछ और चीजें, चाहे वो घर की हो या बाहर की हो, जो ये बोल रहा है कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा है,
बस एक बार ये सोच ले कि जो आज नहीं पढ़ा वो कल पढ़ना पड़ेगा, और कल वो भी पढ़ना पड़ेगा जो कल पढ़ाया जाएगा। तो ये अगर सोच लिया तो आज का आज ही निपटा लेंगे तो ठीक है सर। बिल्कुल सही अप्रोच है सर। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने आज कुछ मिस किया है तो कल आपको डबल बर्डन मिलेगा। जी जी और सर। और दूसरा ये है कि जिस सोच से आपने शायद पढ़ाई स्टार्ट करी होगी, अगर आप उसको दिमाग में रखेंगे तो आपको हमेशा एक मोटिवेशन रहेगा कि आपको चीजें क्यों करनी है। जी जी। भारत सर, फेल्योर फेल्योर भी एक ऐसा वर्ड है सर जो कोई नहीं सुनना चाहता। हर किसी को लगता है कि मैं घर से निकलूं तो सिग्नल हमेशा ग्रीन हमें मिले, यूपीएससी ये की तैयारी में करना स्टार्ट करूं सर, तो पहले अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर हो जाए, बिजनेस में स्टार्ट करूं, तुरंत बिजनेस भी जो है वो चलने लगे। हर किसी की सोच ये होती है। लेकिन हम जानते हैं कि प्रकृति का नियम तो ऐसा नहीं होता है। नहीं। प्रकृति का नियम ऐसा है कि अभी गर्मी है तो कुछ टाइम बाद ठंडी का भी महीना आएगा, है ना। तो लोगों को फेल्योर स्टार्टिंग में वो नहीं एक्सेप्ट करते, लेकिन जब फेल्योर उन्हें दिखने स्टार्ट होते हैं सर, तो वो इतने निराश हो जाते हैं कि दे आर सेइंग कि नहीं नहीं, अब मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं हो सकता है, मैंने इतना हार्ड वर्क किया उसके बाद मैं फेल हो गया, अब तो मैं इसकी तैयारी नहीं करने वाला हूँ। आई एम श्योर भारत सर, आपने भी ऐसी सिचुएशन कभी ना कभी देखी होगी। आपने सर इसको कैसे टैकल किया, और जो बच्चे इन सिचुएशन में फंस जाते हैं सर, उनको आप क्या संदेश देंगे? नहीं सर, इसमें फेलियर सबसे मुझे, या जब मैंने शुरुआत की थी मई 21 में, पहला एग्जाम दिया था वो था आईबीपीएस आरआरबी का प्री, जो सिर्फ शायद 2.5-3 महीने की तैयारी में वो एग्जाम आ गया था। उसमें राजस्थान में एक सर्विसमैन की कट ऑफ गई थी 69.5, और मेरे आए थे 69.25। वो मेरा पहला एग्जाम था जो मैं क्लियर नहीं कर पाया। तो उसके बाद सर मैंने 3 महीने बाद ही मैंने एसबीआई का प्री दिया। उसके बाद मैंने एसबीआई का मेंस दिया, आईबीपीएस का प्री दिया, सारे मेरे एग्जाम हुए। एसबीआई जो क्लर्क है उसमें मैं 21 का सिलेक्टेड हूँ सर। मैंने कर लिया था। उसके बाद उस टाइम मुझे रिटायरमेंट नहीं मिला। उसके बाद 22 में मैं आरआरबी का सिलेक्टेड हूँ, वही मैंने एग्जाम दिए। एसबीआई का प्री दिया, मेंस मैंने दिया नहीं क्योंकि रिटायरमेंट का कुछ होप नहीं थी। आईबीपीएस का भी मैंने प्री दिया, उसका भी मेंस नहीं दिया क्योंकि उस टाइम भी पता लग गया था कि रिटायरमेंट होगा नहीं। उसके बाद 23 में सर मैंने ईपीएफओ एसएसए का दिया, पहली बार ही दिया। सिलेबस भी थोड़ा सा अलग था, लेकिन मैं यही जो बैंकिंग की मैं तैयारी कर रहा था, इसी के भरोसे मैंने ईपीएफओ एसएसए का दिया। सर मेरा वो हो गया, टाइपिंग भी हो गई मुझे। अभी उसका भी मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सब हो गए, मुझे पोस्टिंग भी मिल गई उसकी करीब 1.5 महीने पहले राजस्थान में, अलवर में। उसके बाद मैं ये आईबीपीएस का इंतजार कर रहा था कि पता है 1 अप्रैल को आएगा, तो आईबीपीएस में भी हो गई सर। अब एसबीआई का प्री भी अच्छा गया था, मेंस भी मेरे हिसाब से ठीक ठाक गया था। वो तो रिजल्ट आने पे ही पता लगेगा कैसा गया है, लेकिन एक वो भी बाकी है। तो एक बार मैं फेल हुआ था, वो था 21 में, जब मेरे आईबीपीएस आरआरबी का प्री नहीं हुआ था। उसके बाद एक टारगेट बनाया 2-3 साल की एक्स सर्विसमैन की जो कट ऑफ है, वो उसको थोड़ा सा स्टडी किया कि कट ऑफ कितने तक रहती है और मुझे कितने अटेम्प्ट तक या यहाँ तक जाना है, कि सबके पीछे नहीं भागना है, मुझे उतना ही देखना है कि हाँ इतना मैं कर लूंगा। और मेरे ये मतलब मजबूत मेरी ये चीजें, जैसे मान लो मैथ्स में कुछ पॉइंट्स हैं वो हमें पता है कि हाँ ये है, मेरे यही मजबूत है। मैथ्स में जैसे मेंसुरेशन है, मुझे पता है मेरे को बिल्कुल नहीं आती, ना ही मेरा मन लगता, ना ही मैं पढ़ना चाहता हूँ उसको, कि उस वो जहां तक आता दिमाग में ऐसा लगता है यार दूसरा पढ़ ले। आज भी यही है, तो मैंने उसको देखा नहीं। अभी भी मेरे को सर मेंसुरेशन में मैं बिल्कुल जीरो हूँ। मैं ये था कि इसको छोड़, जो दूसरे आ रहे हैं उनको इतना मजबूत कर ले कि उसको मतलब अटेम्प्ट करने की जरूरत ना पड़े। अभी भी मुझे मेंसुरेशन का कोई एक भी फॉर्मूला पूछता है तो मेरे को नहीं आता कुछ भी उसमें, ना ही मैंने कभी ध्यान दिया उस चीज पे, क्योंकि मुझे पता है मैं इसके बिना हो जाएगा। मुझे भारत सर क्लियर करिएगा कि अगर आपका भी रिटायरमेंट वाला अगर पहले ही मान लीजिए प्रोसेस हो जाता, तो अब तक जी आपके टोटल 4 एग्जाम क्लियर हो गए सर? जी जी थोड़ा कंफर्म करिएगा, एसबीआई क्लर्क आपका क्लियर हुआ है, आरआरबी क्लर्क आपका क्लियर हुआ है, जी ईपीएफओ आपका क्लियर हुआ, और हालिया आपने आईबीपीएस क्लर्क क्वालिफाई कर लिया। जी सर मुझे थोड़ा सा एक मंत्रा समझाइएगा सर। नॉर्मल जो स्टूडेंट्स अभी जो ग्रेजुएट हुए हैं सर, उन्हें डिसिप्लिन अनुशासन सिखाने में सर एज अ टीचर हमें 3 से 6 महीने लग जाते हैं सर। जी आप एक डिफेंस के सर जो है वो स्टूडेंट है, जहाँ पे आपकी स्वयं की फैमिली है सर, पेरेंट्स को भी आपको देखना होता है, अपनी जॉब को भी आपको देखना है सर, और उसके बाद आपने ये 4 एग्जाम्स को भी क्रैक कर लिया सर। ये क्या, कौन सा एक सीक्रेट जो है वो भारत सर जानते हैं जो नहीं हर नहीं किसी को नहीं पता है? सर, इसका सीक्रेट तो मैं
अपना डिस्कशन जब से शुरू हुआ था तभी से सीक्रेट यही है कि सर आपको एक डिसिप्लिन अनुशासन के साथ आपको मतलब दिमाग में ये रखना है कि रोज पढ़ना है। रोज जैसे आपकी क्लास रोज दिन में 2 क्लास होती है या एक क्लास है तो वो रोज वो क्लास करनी है। हाँ, हो सकता है आप ऑनलाइन उसको नहीं ले, उस टाइम आप बिजी हो, ऑफिस में हो, तो उस टाइम आप उसको नहीं अटेंड कर पाए। लेकिन वो ठीक है, यूट्यूब पे मिल जाएगी आपको, आप उसको दोबारा मतलब रिपीट वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन वो करना है तो मतलब उसको, उसका कोई मतलब ये रीजन नहीं है आपके पास कि नहीं कर पाया मैं उसको। हाँ, किसी काम में बिजी हो गए, चलो रात को 11 बज गए, तब भी आपके मन में ये होना चाहिए कि आज मेरी यार एक क्लास छुट्टी हुई है, मैं उसको करके ही सोऊंगा। जब तक ये अप्रोच नहीं आएगी तो सर इसमें थोड़ा सा फिर आगे की यही है कि फिर वो दूसरे दिन बर्डन बढ़ेगा। उसके बाद फिर वो आगे बढ़ता ही जाएगा। हो सकता है दूसरे दिन आपके पास ज्यादा काम आ जाए, आप दूसरे दिन वाली क्लास भी न करवा, फिर आपके पास 2 क्लास एक्स्ट्रा हो जाएंगी। ये और बाकी सर डिसिप्लिन के लिए तो ऐसा है कि बीइंग आर्मी पर्सन हमें भी 6 महीने से 1 साल तक की ट्रेनिंग के बाद में भी हम ऐसे बनते हैं। तभी जाके इतने डिसिप्लिन और मतलब ऐसे है कि हाँ एक डेडिकेटेड पर्सन है हम। लेकिन जैसे अभी हालिया जो ग्रेजुएट हुए हैं और वो चाहते हैं कि हाँ ऐसी सक्सेस मिले और मैं मतलब एक जॉब मिल जाए, सेटल हो जाऊं, तो उसके लिए सर यही है कि दिमाग में यही रखना है कि हाँ सेटल होना है, जॉब मिलनी है। हर साल कितने आदमी ग्रेजुएट होने हैं, अगर आपको भीड़ से अलग दिखना है तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा तो कुछ करना पड़ेगा सर। वरना तो फिर कितने युवा हैं इंडिया की पॉपुलेशन के, देखते हो कितने हर साल कितने आदमी ग्रेजुएट हो रहे हैं। सबके लिए तो जॉब है नहीं। जॉब तो मतलब वैकेंसी तो उतनी है, बैंकों के पास हो चाहे एलआईसी में हो चाहे सरकारी कुछ भी हो, चाहे आईएएस आईपीएस बनते हैं उनकी भी वैकेंसी उतनी होती है। भीड़ हर साल बढ़ी रही है। तो उससे अलग दिखने के लिए आपको भी कुछ अलग करना पड़ेगा। हो सकता है कि हाँ सबका दिमाग एक जरा, कोई एक आदमी 1 घंटे पढ़ के भी समझ जाएगा कि हाँ मैंने कैच कर लिया, और वो बाकी 1 घंटा खेलने में बिता देगा, रोज 1 घंटे पढ़ेगा 1 घंटा खेलेगा। कई ऐसे भी हैं कि हाँ उनको 2 घंटे चाहिए समझने के लिए, हाँ समझ तो जाएंगे वो, लेकिन है कि 2 घंटे चाहिए, किसी को 3 घंटे चाहिए। लेकिन ये है कि ये सोच के कि यार वो तो 1 घंटे में पढ़ लेता है, मैं 3 घंटे पढ़ रहा हूँ, कैसे बराबरी। बराबरी तो एग्जाम बताएगा कि उसने क्या पढ़ा आपने क्या पढ़ा है। बाकी वैसे मन में आप पहले ही ये सोच लो कि यार मेरे को 3 घंटे पढ़ के ही समझ में आ रहा है तो मैं क्या कर पाऊंगा, ये ऐसा नहीं है। हो सकता है 3 घंटे पढ़ के आपके कंसेप्ट वो ज्यादा क्लियर हो जाए और उसके 1 घंटे में इतने ना हो और वो ओवर कॉन्फिडेंस हो। तो इसलिए दूसरों से तुलना, पॉजिटिव वे में तुलना करना तो ठीक है, लेकिन नेगेटिविटी मन में नहीं आने देनी है कि हाँ यार ये मैं नहीं कर पाऊंगा, वो तो ऐसे कर रहा है, उसके तो इतने मार्क्स आ गए। नहीं, अपने ऊपर विश्वास रखना है कि हाँ मैं कर लूंगा, आज नहीं तो कल मैं ये क्लियर कर लूंगा। तभी जाके सर आप थोड़ा सा भीड़ से अलग चल पाएंगे, अलग दिखेंगे। और जॉब की कीमत आज के टाइम में ऐसा है कि सर अगर आपके पास जॉब है तो समाज में एक आपको अलग पहचान मिलेगी, थोड़ी बढ़िया इज्जत मिलेगी। क्योंकि अगर आप अपने साथ के या अपने समाज में देखोगे 20-25 युवा हैं, 2-3 के पास जॉब है तो थोड़ा सा ठीक लगता है, रिस्पेक्ट मिलती है। बढ़िया है सर, और क्या बढ़िया रिश्ते आ जाएंगे। आजकल के जो ग्रेजुएट है उनकी भी लाइफ नहीं सेट तो हो जाएगी, जॉब मिल गई तो। नहीं नहीं भारत सर, सबसे पहले तो सर आपके डेडिकेशन को सर मेरा हेड्स ऑफ है सर। और जिस तरह की थॉट प्रोसेस के साथ आपने सर तैयारी करी है, और मैं हमेशा एक चीज सर अपनी क्लास में कहता हूँ भारत सर, मैं जरूर यहाँ पे बोलना चाहूंगा लाइव एक प्लेटफॉर्म पे। सर मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर मान लीजिए मेरे पास 100 स्टूडेंट्स हैं और उसमें से मान लीजिए 50 हमारे डिफेंस के सर लोग हैं, 50 नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, और मुझे अगर बेट लेनी हो सर कि देखो मैं दोनों कैटेगरी को पढ़ाने वाला हूँ और सिलेक्शन मुझे कहाँ से ज्यादा निकालने हैं, तो सर मैं बेट लेके ये कह सकता हूँ कि हमारे डिफेंस के सर लोग पहले क्वालिफाई कर लेंगे रेदर देन वो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। का कारण ये है सर कि आप लोगों को सर बहुत चीजें नहीं सिखानी होती हैं सर। आपको डिसिप्लिन हमें नहीं सिखाना है सर। आपको अनुशासन, रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी, ये ऑलरेडी आप लोगों ने डिफेंस में इतना सीखा हुआ है सर कि आपसे हम लोग सीखते हैं सर। तो हमें केवल आपको सब्जेक्ट में स्ट्रांग करना है, बाकी तो आप लोग अपना बेस्ट कर ही लेते हैं सर। हाँ सर, वो कुछ आप ऐसा भी इसको थोड़ा सा ये भी है कि मतलब जो डिफेंस में वो सब 18-19 साल 20 साल उनकी सर्विस हो चुकी होती है, बच्चे भी बड़े हैं, घर की भी जिम्मेदारियां हैं, तो उनका तो आगे क्लियर है कि हाँ जॉब लेनी है। मतलब दिमाग फोकस मतलब हटता ही नहीं है कि कंसंट्रेट है कि हाँ मेरे को करना ही पड़ेगा, बाकी कोई दूसरा चारा भी नहीं है, या ये नहीं हुआ तो अगले साल फिर या घर बैठ के भी क्या करेंगे। तो ये है, और ये इसी चीज में आजकल के जो यूथ है, युवा हैं, उनको ये है कि यार ये नहीं हुआ तो मैं ये कर लूंगा, पहले ये ट्राई कर लेता हूँ, फिर मैं इसमें, फिर पता लगा इसमें भी नहीं हुआ उसमें भी नहीं हुआ, क्योंकि उनको अभी जो एक पारिवारिक जिम्मेदारी है जो उसका अभी एहसास नहीं है। वो जब 2-3 साल बीत जाएंगे, 4-5 साल बीत जाएंगे, 27 ईयर नजदीक आएगा, जब पता लगेगा यार लास्ट ईयर या अभी तो एज होने वाली है, जब तक अनुभव होगा तब वो फिर ज्यादा प्रेशर आएगा।
जिसका भी सिलेक्शन हो रहा है, चाहे वो 20-21 साल में हो रहा है, ये तो है नहीं कि सिलेक्शन नहीं हो रहा, डिफेंस का ही हो रहा है, बाकी का भी हो रहा है। हो सकता है कि उनको ये पता है कि हाँ मेरे को जॉब करनी है, मेरे घर की ये स्थिति है, जॉब उसको जल्दी, जिसको जितना जल्दी एहसास हुआ उसको उतना ही जल्दी सर उसका डेडिकेशन होता है, उसका फोकस होता है और उसको कामयाबी मिलती है। और लेकिन वही है कि ये भी देख लूं मैं, वो भी देख लूं, पहले ये करके ट्राई करता हूँ, फिर वो ट्राई कर लेंगे, उसमें हो जाएगा, उसमें तो सर ऐसे तो फिर हवा में वो झूले की तरह ही रहेंगे, इधर इधर इधर, वो बैलेंस नहीं हो पाएगा। नहीं नहीं सर, वाकई आपके थॉट सर बहुत इंस्पिरेशनल है। और मुझे उम्मीद है कि जब ये हम वीडियो बच्चों तक पब्लिश करने वाले हैं तो लोग जो है वो भारत सर के फैन तो होने वाले हैं उनके थॉट्स के कारण। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपके इन विचारों के लिए। मुझे उम्मीद है कि ये सारे बच्चे जो भी हमें सुन रहे हैं वो आपसे जरूर प्रेरणा लेंगे सर। जी। कितना सर एक प्राउड मोमेंट, खुशी का मोमेंट, और एक मैं कहूँ सेटिस्फैक्शन का एक मोमेंट होता है सर जब हमें पता चला कि 31 को रिटायरमेंट थी और एक हमारा रिजल्ट आ गया, और एक कंफर्ट हमें जॉब जो है वो सेकंड इनिंग का वापस मिल गया है सर। तो वो कितना सर एक प्राउड मोमेंट होता है, और वो खुशी का एक क्षण कितना बढ़िया होता है सर, अपने शब्दों में जरूर बताएं। सर मोमेंट तो बहुत प्राउड है, और इसमें मतलब ये है कि अभी इतना रिलैक्स हूँ मैं, कुछ और ये सोच रहा हूँ कि यही एक गोल्डन पीरियड है कि जिसमें ना मुझे ऑफिस की चिंता है, ना ही मुझे ड्यूटी की है, ना ही मुझे अगली जॉब की चिंता है। मैं आराम से सुबह उठना, नहाना धोना, सो जाना, फिर उठना, जो मन में आया वो काम है कर लिया, बच्चों को स्कूल छोड़ दिया, स्कूल से ले आए, उसके बाद में अपनी, मतलब ये ऐसा लग रहा है कि ना ही मेरे ऊपर किसी का प्रेशर है, ना ही मुझे किसी का आदेश मानना है, ना ही मुझे कुछ और करना है, बिल्कुल रिलैक्स। हाँ जॉब है, अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे, मुझे ब्रांच अलॉट हो जाएगी तो वो प्रोसेस चलता रहेगा। लेकिन इसी भी जितना भी टाइम है वो मैं, ऐसा लग रहा है कि हाँ बस यही है कि बिल्कुल सही जिंदगी है ये। सो नाइस सर। वाकई में आपने ये जो मोमेंट सर शेयर किया, ये अपने आप में बहुत एक मतलब जो एक सेंस ऑफ पीस सर, शांति में आप जी रहे हैं, है ना। जी जी सर। तो वो अपने आप में सर वाकई में, और मुझे उम्मीद है कि जितने बच्चे हमें सुन रहे होंगे ये इन चीजों को बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे। भारत सर, आज जितने भी सवाल मैंने आपसे बच्चों के पूछे हैं आपने बहुत बेबाकी से, बहुत क्लैरिटी के साथ आपने उसके आंसर दिए हैं सर। सबसे पहले आपको आपके चारों एग्जाम्स जो क्लियर हुए हैं उनकी बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको। थैंक यू सर। एसबीआई के लिए भी दे दीजिए सर, मैं उसका भी वेट कर रहा हूँ। विश्वास। वैसे मैं आप सभी को बता दूं कि भारत सर से जब मेरी अगली बात हुई थी तो सर ने ये कहा है कि एसबीआई का सर का ऑलरेडी क्लियर हो गया है, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो सर आपका पूरा ध्यान जो है एसबीआई में है। हाँ सर, एसबीआई का इसलिए मेरा ध्यान है क्योंकि मैं अभी जब सेकंड जॉब के लिए जब मैं सोच रहा था, जब मैंने रिटायरमेंट प्लान किया था, तो मैं ये सोच रहा था कि यार हर 2.5 साल में हमारी पोस्टिंग आ जाती है और लोकेशन चेंज हो जाती है, साथ में बच्चों की भी, फैमिली को भी मूव करना पड़ता है, जाके नए दोस्त नई जगह उसके साथ एडजस्ट हो। उसके बाद ये तो अभी मैं यही सोच रहा था यार कोई ऐसी जॉब हो कि घर से सुबह टिफिन लेके चलें और शाम को वापस घर ही पहुंच जाएं। तो उस लिहाज से फिर देखा कि एसबीआई ऐसा है कि सर उसकी ब्रांच जैसे देखोगे तो आपके आसपास 15 से 20 किलोमीटर में आपको 4-5 ब्रांचें मिल जाएंगी। अब मैं मेरी कहूँ तो मेरे दायरे में तो 15 से 20 ब्रांचें हैं जो 30 किलोमीटर के दायरे में आती हैं। तो इसलिए मेरा एसबीआई पे ज्यादा फोकस है कि हाँ घर के नजदीक, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 2 साल बाद में कभी तो वो घर के नजदीक ले आएंगे, उसके बाद उसको छोड़ना नहीं। तो मतलब घर पे ही रहना यही था कि सर घूम लिए पूरा। मतलब मैं आर्मी का थैंक यू भी बोलता हूँ कि इंडिया घुमा दिया पूरा, बिना कुछ मेरे खर्चे के, सरकार ने अपनी तरफ से पूरा घुमा लिया, देख लिया। अब है कि हाँ घर में सेटल है। वो तो बाद में भी जब मैं रिटायर हो गया था तब भी मुझे वहीं सेटल होना था। अब ऐसी जॉब मिल जाए कि मैं घर पे ही रहूं और वहां सेटल होने में दिक्कत नहीं हो, और अपना सुबह जाओ शाम को आ जाओ और पूरा समाज के साथ भी जुड़ जाए, क्योंकि हम समाज से भी दूर रहे हैं बीइंग आर्मी पर्सन। तो थोड़ा सा वो है कि एक सोसाइटी में भी कॉम्बिंग, मतलब थोड़ा एडजस्ट हो जाएंगे, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए मेरा एसबीआई पे फोकस है। बाकी ऐसा नहीं है कि वो है ठीक है, आईबीपीएस मुझे मिल गया है, बढ़िया है, उसकी भी ब्रांच है नजदीक है, चाहे थोड़ा दूर ही हो, रहना तो घर ही है तो टाइम लग जाएगा। लेकिन एसबीआई का तो यही था कि सर हाँ ब्रांचें ज्यादा हैं तो अपॉर्चुनिटी ज्यादा है घर के नजदीक आने की। बस बाकी ऐसा कुछ है नहीं कि वही हो, तो इसीलिए सर एसबीआई का ही मन में है कि हाँ एसबीआई का है थोड़ा। नहीं नहीं, हमें उम्मीद है सर कि आपने जो सोचा है सर वो आपको जरूर मिले, और एसबीआई के लिए आपको स्पेशल जो है वो ब्लेसिंग्स है सर कि आपको एसबीआई जरूर मिले सर। जी जी। सो वंस अगेन भारत सर, आपको आपकी सफलता के लिए वंस अगेन बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको। थैंक यू सर। और ये मेरे से ज्यादा खुश ये हैं सर। अरे वाह।
नहीं नहीं, सो नाइस सर। और बीइंग अ डिफेंस फैमिली डिफेंस सर, मैं इस चीज की हमेशा रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैंने ये चीज देखी है सर कि जितना आप हार्ड वर्क करते हैं, उतना जो मैडम का एक सपोर्ट आपको मिलता है, जो एक माता पिता का सपोर्ट आपको मिलता है, वो एक्सट्रीम होता है सर। और इस कारण से आप शायद फ्री माइंड होके अपना बेस्ट एफर्ट कर पाते हैं सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर। नहीं सर, ये तो है। बेटर हाफ का ही सपोर्ट सर सबसे ज्यादा चाहिए। क्योंकि अगर जब आप स्टडी में फोकस कर रहे हैं, आपको पता है कि आपको पढ़ना है, तो जो घर की जो जिम्मेदारियां हैं, उनकी तरफ से मुझे देखने की भी, सोचने की भी कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। क्योंकि पिछले 3 साल से मुझे पता है कि मैंने उस तरफ कितना मेरा फोकस गया, कितना मैंने ध्यान दिया। जब से मैं यहाँ डेली पोस्टिंग आया, तब से मेरा पूरा फोकस, चाहे वो छुट्टी का दिन हो, चाहे वो ऑफिस डेज हो, चाहे वो वीकेंड हो, कुछ भी हो, मेरा पूरा फोकस मेरी क्लासेज पे और मेरी पढ़ाई पे रहा। ना ही मुझे इतना ज्यादा बच्चों के बारे में सोचना कि स्कूल से लाना ले जाना, या उनके लिए क्या क्या उनको होमवर्क है या वो चेक करना, या उनकी पढ़ाई पे ध्यान देना। ना ही घर की कुछ जिम्मेदारियां जो होती हैं, रोजमर्रा के काम होते हैं, उनकी तरफ वो सब का सब कुछ सर मेरी वाइफ ने देखा। उन्होंने उसी चीज की वजह से ही मैं इतना फोकस कर पाया। और ये कि ऐसा है कि हाँ चलो, मैं लकी हूँ कि मुझे घर की तरफ से भी इतना अच्छा सपोर्ट मिला, इतनी मतलब वाइफ की तरफ से भी। माँ बाप तो चलो सर मेरे साथ नहीं रहते, लेकिन वो भी फोन पे बात करके पूछते हैं कि हाँ भाई वो फोन करते यही पूछते थे कि हाँ पढ़ रहा था क्या। मैं हाँ यही बोलता, हाँ मैं पढ़ रहा था। कभी भी फोन कर लो, वो यही बोलती है मम्मी कि हाँ पढ़ रहा था क्या। मैं बोला हाँ पढ़ रहा था। बस तो उनको पता है कि हाँ पढ़, इस टाइम ये पढ़ ही रहा होगा। मतलब इतना विश्वास था, नहीं पढ़ रहा तो पूछना कि हाँ क्यों नहीं पढ़ रहे, क्लासेस पूरी हो गई ये। तो ये तो था सर कि घर की तरफ से सपोर्ट नहीं होगा तो फिर आप उस साइड फोकस भी नहीं कर पाओगे। ऐसे ही सर बच्चों की तरफ से भी, मैं बच्चों के साथ बैठ के भी पढ़ता था, या दूसरे रूम में भी वो डिस्टर्ब ना हो, तो अगर क्लास ले रहा तो उनके दूसरे भी, उन्होंने भी मुझे कभी डिस्टर्ब नहीं किया। उनको ही पता है भाई हाँ पापा पढ़ रहे हैं। तो मतलब घर की तरफ से सर मुझे पूरी सपोर्ट थी, वाइफ की तरफ से, बच्चों की तरफ से। हाँ कि लकी हूँ कि ज्योति की तरफ, ज्योति नाम है मेरी वाइफ का सर। नमस्ते नमस्ते मैडम। और हाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। एंड भारत सर, वाकई आज बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सर। और मुझे लगता है कि जितने स्टूडेंट्स हमें जब देखेंगे सर, बहुत मोटिवेट होने वाले हैं सर आपकी स्टोरी से। बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है सर आपकी। और चूंकि हम सर इंटरव्यू उन बच्चों का हमेशा करते रहते हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं या फिर हमारे डिफेंस के सर हैं, और कुछ ऐसी यूनिक सक्सेस स्टोरीज होती हैं सर जो बच्चों को घर कर जाती हैं, तो उसमें से एक आपकी होने वाली है सर, है ना। एंड मैं थैंक यू आपको सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं देने वाला हूँ सर आपको, आपके भविष्य की आगे की जर्नी के लिए। जी, थैंक यू सर। सो ये थे हमारे साथ भारत सर, जिनकी सक्सेस स्टोरी हमने समझी। डिफेंस के सर थे हमारे, जिनको आप सभी जानते हैं, डिफेंस में सेकंड इनिंग का मौका मिलता है एक टाइम के बाद, वो चाहे 15 साल की सर्विस हो, 17 साल की सर्विस हो, 19, 20, 22 साल की सर्विस हो। उसमें सर लोगों को एक मौका मिलता है कि आप बैंकिंग की तैयारी कर सकते हैं, और स्पेशली अगर आप टेक्निकल लेवल को अचीव कर लेते हैं, तो जो एक डिफेंस का हमें पे प्रोटेक्शन मिलता है, वो सेम हमें बैंक के अंदर मिल जाता है। और आपको सुन के बहुत खुशी हुई होगी कि भारत सर ने चार चार एग्जाम क्रैक किए हुए हैं। और अगर शायद सर का पहले ही अगर रिटायरमेंट कंप्लीट हो जाता, तो ऑलरेडी सर के पास बैंक एक्सपीरियंस भी होता। तो ये तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत मोटिवेशन है जो अभी शायद ग्रेजुएट हैं। और सर ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि अ, अपना वाई अगर आपको पता चल जाए, तो शायद आपको सफलता मिलने में बहुत समय नहीं लगता है, जब आपको ये पता है कि क्यों करना है आपको, है ना, घर की परिस्थिति आपकी क्या है, और आपके लिए ये जॉब कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो आप फिर दुनिया भूल के सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी करते हैं। सो ये थे भरत सोनानिया सर की स्टोरी, राइट। इसको हम बहुत जल्दी पब्लिश करेंगे। आई होप आप सभी इसको बहुत अच्छे से वॉच करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सो टिल देन, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। जय हिंद।